Good morning to all of you. Here our next lecture of class 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी थी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने ले लिया था। अभी हमने पढ़ना था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें हमने पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि पैरासाइट जो होते हैं वो किसी और की बॉडी पे एक्ट करते हैं या वो कोई और जो बॉडी होती है उसे हम होस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और की बॉडी में जाके अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है, अपना खाना कंप्लीट करता है या अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम बोल देते हैं। और जो वो हम कह रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं वो कोई और बॉडी को हम इंडिकेट करते हैं किससे, या हम क्या बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, होस्ट बॉडी उसे बोलते हैं। और वो होस्ट की बॉडी प्लांट भी हो सकती है और ठीक है, प्लांट या एनिमल कोई भी वो बॉडी हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है इसका प्लाज्मोडियम। हमने पिछले 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, या 9th क्लास में मैंने आपको लर्न भी कराई थी। प्लाज्मोडियम या मलेरिया साइकिल मैंने आपको लर्न कराई थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोआ, एक पैरासाइट की वजह से होता है, ना कि मॉस्किटो की वजह से। कैरी करके लेके आता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके आता है और कहाँ ट्रांसफर कर देता है उसे? ह्यूमन बीइंग की बॉडी में या गट में उसके ट्रांसफर कर देता है। तो प्लाज्मोडियम एक वेल नोन एग्जाम्पल है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वॉर्म होता है, लीच जैसे, लीच सबने देखी है जिसे हम जॉक बोलते हैं। तो ये भी इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है किसका? पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसके अंदर आता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और मैटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, सड़ी गली चीज़ों पे जो डिपेंड रहते हैं वो किसके अंदर आते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? मशरूम एंड मोल्ड। ठीक है, मशरूम और मोल्ड सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, सड़ी गली चीज़ों पे ये डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड वो खाता है, और वो कॉम्प्लेक्स फूड उसकी बॉडी में अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स में या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसके अंदर आता है? हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो यूनि मीन्स होता है 1, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल होते हैं। दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल तो हमें पता है, हम लोग ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, बफेलो, कैट, आप जो भी अपने आसपास देखते हैं ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने पढ़ा था किसका? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़े थे 3 फॉर्म। फिर हमने पढ़ा कि फूड, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फूड हैबिट के बेसिस पे भी इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स में कौन आएंगे? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि डियर, काउ, गोट एक्सेट्रा। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो कि फ्लैश खाते हैं, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि दोनों ही प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही जो खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट दोनों ही जो खाते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? ओमनिवर्स। और इसके एग्जांपल ह्यूमन, डॉग एक्सेट्रा इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एमीबा।
न्यूट्रिशन इन एमीबा को पढ़ने का मेन रीजन ये था कि एमीबा यूनिसेल्युलर है और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है, तो हमने ये पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन में क्या, अब देखिए सेलुलर एनिमल है या यूनिसेल्युलर एनिमल है ये हमें पता है, और इसके जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। 5 स्टेप्स इसमें लगते हैं, और जो प्रोसेस इसके फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस जो होती है अमीबा में, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस है अमीबा की उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो उसके बाद इसके स्टेप्स हम पढ़ते हैं। स्टेप्स में आता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो इंजेशन में हमने क्या पढ़ा था, इनगल्फिंग ऑफ फूड को इनगल्फ करता है, फूड को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो अब कैसे लेता है वो हमने पढ़ा था कि अमीबा की बॉडी प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, तो फीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्यूडोपोडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके एक्चुअल फिंगर्स नहीं हैं, एक्चुअल फीट्स उसके नहीं हैं, वो सिर्फ वो क्या करता है, इनगल्फिंग में उसे हेल्प करता है। इनगल्फिंग मीन्स कोई फूड पार्टिकल्स ने देखा अपने आसपास, उसे पकड़ के अपने माउथ तक ले जाने की जो प्रोसेस है उसमें वो कौन से स्टेप में आती है, इंजेशन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फिर एक फूड वैक्यूल का फॉर्म, जैसे ही अमीबा इसने यहाँ पे अपना फूड पार्टिकल देखा, इसकी बॉडी के अंदर आया, तो अब ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, तो इसके बाहर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल एक टेम्पररी स्टमक की तरह अमीबा के लिए बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि एक सेल है, एक सिंगल सेलुलर बॉडी है, एक ही सेल से सब कुछ होना है, रेस्पिरेशन एक सेल से होना है, डाइजेशन इसी सेल से होना है, एक्सक्रिएशन इसी सेल से होना है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस अमीबा की है ना वो इसी सेल से होने वाली है। तो अब यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना जो टेम्पररी बिहेव करे, तो जो ये फूड वैक्यूल है इसके लिए टेम्पररी स्टमक की तरह ये बिहेव करता है, और अलग अलग तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी, ये क्या करती है, अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे कि जो ये बड़ा पार्टिकल है फूड का वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए, है ना। तो छोटे पार्ट में टूटेगा तभी तो वो फैलेगा ना, पूरे सेल उसको लेके जाएगा, ब्लड फ्लो होगा, उसके बाद लेके जाएगा, पूरी बॉडी में फैलाएगा। तो डाइजेशन वाले स्टेप में हमारा आता है फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन, और धीरे धीरे फूड का कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का छोटे फूड मॉलिक्यूल में टूटना। नेक्स्ट हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो खाना अमीबा ने खाया था, अब डाइजेशन वाले स्टेप तक हमने पढ़ लिया कि ये खाना क्या हो गया, छोटे पार्ट्स में टूट गया। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ना, बाहर की तरफ फोर्स लगता है और इस फूड वैक्यूल को तोड़ दिया जाता है, यानी कि जो टेम्पररी स्टमक है अब इसकी जरूरत अमीबा को नहीं है, तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है, रैप्चर हो जाता है, और जो खाना है वो उसकी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देता है। अब पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो क्या होगा, फिर बॉडी को एनर्जी मिलेगी ना, अमीबा की बॉडी को। हम क्या करते हैं, पहले हमने या अमीबा ने कोई खाना देखा, अमीबा ने क्या किया, अपने फूड मुंह में ले लिया, माउथ में ले लिया, माउथ में लेने के बाद उस खाने का डाइजेशन हुआ, यानी कि वो खाना अगर मिक्स हो जा रहा है बॉडी में तो क्या होगा, खाने के बाद एनर्जी तो आएगी, बॉडी की ग्रोथ होगी ना। तो बस यही होता है हमारा एसिमिलेशन में, एनर्जी मिलती है और बॉडी ग्रो करती है या बॉडी की ग्रोथ होती है। लास्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन में इसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, की जरूरत नहीं है, बॉडी उसे बाहर एक्सपेल कर देती है। मीन्स कि अमीबा की बॉडी को जिस खाने की जरूरत नहीं है या वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, सारा का सारा जो खाना हम खाते हैं या जो खाना अमीबा खा रहा है, जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, या सारे के सारे खाने की बॉडी को रिक्वायरमेंट है। कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी खाने के साथ एंटर करते हैं, तो उस खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो खाना क्या हो जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी उसे बाहर निकाल देती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि अमीबा के पास तो एक ही सेल है, उसके पास कोई परमानेंट एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं है, या उसके पास कोई एक्सक्रिएटरी सिस्टम अलग से तो है नहीं। जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है उसके पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहाँ से आएगा। तो क्या करता है, जो अमीबा की जो बॉडी होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
उसकी आउटर लेयर जो होगी उसे हम क्या बोल देंगे, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी टूट जाएगी, हो सकता है वो यहाँ से रैप्चर हो जाए, हो सकता है यहाँ से रैप्चर हो जाए, मैंने यहाँ से रैप्चर हुई दिखाई है, तो ये यहाँ से रैप्चर हो जाएगी, ओपन हो जाएगी सिंपली अगर बोलें तो, और क्या हो जाएगा, जो वेस्ट होगा वो बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा और जिस खाने की जरूरत होगी वो बॉडी में रहेगा, वो उसे बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा और वो साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। अब एमीबा की एक स्पीसीज होती है जो कि डायरिया कॉज करती है, उसे हम बोलते हैं एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। तो जैसे हम लोग कहीं बाहर का खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरिया हो जाता है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी होगी कि आपने जो वाटर पिया होगा एंट एमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट हो, जिससे कि आपको वोमिटिंग वगैरह हो जा रही है या डायरिया आपको हो जा रहा है, तो कुछ ऐसे ही ये डिजीज कॉज करता है। एमीबा जो एंट एमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वहां से डिजीज कॉज करने का काम करता है। तो खैर है इसका न्यूट्रिशन कैसे लेता है अमीबा, ये हमने पढ़ना है, इसने कैसे लिया, इसने कोई फूड पार्टिकल देखा। तो मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्पीसीज अलग तरीके से बिहेव कर सकती हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरह बिहेव कर रहा है तो कुछ हो सकता है कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होंगे जो कि पैरासाइट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था ना, दूसरा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ही तो है, वो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा अलग ऑर्गेनिज्म है, तो वो तो पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है अमीबा। तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट हमारा था, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं हो पाया था। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम क्या पढ़ रहे थे, तो हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि अपना खाना या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल हमने पढ़ा था प्लांट्स, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, और वो क्या करते हैं, उनकी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपने खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं किस किस की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, अब सनलाइट तो हमें सन से मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलता है। ठीक है, हमारे प्लांट्स को हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है। वाटर उसे मिलता है सॉइल से, जैसे रेन वाटर है, रेन वाटर क्या रहता है ना, जमीन में, मिट्टी में या जमीन के नीचे स्टोर रहता है, तो वहीं से ये क्या कर लेता है, वाटर ले लेता है। और हम लास्ट क्लासेस में सभी पढ़ के आ चुके हैं कि वाटर को ड्रेन करने के लिए या वाटर को लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी वेसल होती है, दो टाइप की वेसल्स आपने पढ़ी होगी ना, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल। तो यहाँ पे जाइलम वेसल रिस्पॉन्सिबल होता है, या जाइलम रिस्पॉन्सिबल से पानी को खींचने के लिए ऊपर की तरफ, ताकि प्लांट क्या कर सके, अपनी जरूरी एक्टिविटीज को कर सके, जैसे कि न्यूट्रिशन अपना ले सके। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी, इसमें क्या क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप सीधे सीधे रिएक्शन कर सकते हैं। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो इसका मतलब ये कि जब प्लांट अपना खाना बनाएगा तो उसके लिए जरूरी 4 चीजें क्या क्या है, एक सनलाइट है, दूसरा क्लोरोफिल है, तीसरा वाटर है और फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट उसे नेचर से मिलेगा, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली लीव्स कहा जाता है, लेकिन ग्रीन पार्ट में प्लांट के जितने भी ग्रीन अगर ग्रीन है तो वहां पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा। ये जरूरी नहीं है कि प्लांट की सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, जरूरी नहीं है कि प्लांट्स की लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर रही है। प्लांट का हर एक ग्रीन प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले रहा है, वो हर एक पार्ट अपना खाना खुद बना रहा है। तो अब ये तो हमने 4 जरूरी चीजें चाहिए। अब इसमें बना क्या, ग्लूकोज बना, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बना और ऑक्सीजन। अब होता क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट का तो उसने यूज कर लिया ग्लूकोज के फॉर्म में, और जो ये ऑक्सीजन लिबरेट हुई इसे कौन यूज करते हैं, इस ऑक्सीजन को यूज कर देते हैं हम लोग या एनिमल्स इसे यूज करते हैं। एनवायरमेंट में रिमूव कर या एनवायरमेंट में लिबरेट कर दिया जाता है तो इस ऑक्सीजन का यूज एनिमल करते हैं, और एनिमल जो CO2 छोड़ेगा उसका यूज कौन कर लेगा, ये प्लांट यूज कर लेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, और प्लांट का जो वेस्ट है, प्लांट को जो नहीं चाहिए वो हम यूज कर ले रहे हैं, एनिमल्स यूज कर रहे हैं। और कौन से एनिमल्स, जो कि एरोबिक होते हैं, यानी कि एरोबिक मीन्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो इनकी इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके इनकी प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, या इनकी प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बना पाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि एग्जाम्पल होते हैं हमारे किसके, ऑटोट्रॉप्स के। इनकी बॉडी में भी कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखते हैं और अपना खाना खुद ये बना सकते हैं। तो अगर हम सिंपल टर्म में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है केमिकल एनर्जी में। सोलर इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी मींस सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट जो है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइंड होना, कंबाइंड होके कुछ बनाना। मीन्स कि इसमें कंबाइंड क्या हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो कंबाइंड हो रहा है ना। फोटो मीन्स तो हमें पता है लाइट होती है, सिंथेसिस मीन्स कंबाइंड होके कोई प्रोडक्ट देना। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और एक साथ रिएक्शन करके वो एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि फोटोसिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है। तो तब क्या होगा जब इनका फूड प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया, है ना। ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हम लोग भी खाना बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ज़्यादा बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस खाने को स्टोर कर देते हैं, है ना, या जिसको ज़रूरत है उसे दे देते हैं, या जो भी है। तो मतलब सबसे पहले जो दिमाग में आएगा वो यही कि स्टोर कर देते हैं, अगर किसी ने खाना होगा बाद में तो खा लेगा, अदरवाइज हम कहीं या किसी को दे देंगे या कुछ इस तरीके का। तो सेम ऐसा ही फोटोसिंथेसिस में भी होता है। जरूरी नहीं कि प्लांट उतना ही बनाए जितना उसे चाहिए, क्योंकि प्लांट का ना हर एक पार्ट, अगर ये आप एक प्लांट की बात कर रहे हो तो इस प्लांट में जितना ग्रीन प्लांट है या जितनी लीव्स इसकी है, जैसे अगर आप बात करते हैं कि एक प्लांट 100 लीव्स हैं तो 100 की 100 लीव्स फोटोसिंथेसिस कर रही है। कभी भी एक लीव दूसरी लीव पे डिपेंड नहीं होगी, एक ग्रीन लीव दूसरे ग्रीन लीव्स पे कभी डिपेंड नहीं होगी हम लोगों की तरह। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक खाना बना रहा है तो फिर हम नहीं बनाते, अगर फैमिली में एक ने एक खाना बना रहा है तो वो सबके लिए बनाएगा, यही होता है ना ह्यूमन बीइंग्स में। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट का हर एक सिंथेसिस करता है, प्लांट का हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, और हर एक पार्ट अपने लिए अलग न्यूट्रिशन के लिए तैयार करता है या अपने लिए न्यूट्रिएंट्स अलग से तैयार कर रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा जब इतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल गया या इतने ज़्यादा अमाउंट में खाना बन ग्लूकोज बन गया, तो फिर क्या होगा, तो ये प्लांट्स भी कुछ स्टोरेज का ही सोचते हैं, और प्लांट्स भी क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना। अब स्टोर कैसे कि बहुत सारी ग्लूकोज बन रहा है ना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं स्टार्च। और आपने आज तक यही पढ़ा है कि प्लांट जब अपना खाना स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। तो फिर माइंड में क्वेश्चन तो आता होगा ना कि आप जब ग्लूकोज 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 बोल रहे हैं तो स्टार्च कहाँ से आ गया, जब वो बना ग्लूकोज रहा है तो फिर स्टार्च कैसे वो स्टोर कर दे रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही है कि जो खाना प्लांट ने बनाया वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया, और जितना उन्होंने यूज करना था उन्होंने यूज कर लिया। अब जिस खाने को यूज करने की अभी जरूरत नहीं है तो वो कब के लिए, इमरजेंसी के टाइम के लिए स्टोर करके रख देते हैं।
ठीक है। तो उस टाइम पे उस समय क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना एक जगह पे, जितने भी मान लो यहाँ ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, एक लीफ में इतना सारा ग्लूकोज है जो कि उन्होंने अभी यूज नहीं करना है, तो वो पूरा का पूरा ग्लूकोज क्या हो जाएगा, एक साथ कंबाइंड हो जाएगा। और जब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट एक साथ जुड़ जाती है, कंबाइंड हो जाती है, तो वो फॉर्मेशन करते हैं एक नए मॉलिक्यूल का, एक नए कंपाउंड का, जिसे कि हम स्टार्च बोल देते हैं। ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, कुछ नहीं, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स का आपस में कंबाइंड हो जाना स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट मिला ग्लूकोज, जितना यूज करना था यूज किया, जितना यूज नहीं करना था उसका क्या करना है, ये तो हुई ये बात। ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, स्टोर करना है, और किसके फॉर्म में करना है, स्टार्च के फॉर्म में। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ऐसा होता है कि सिर्फ ग्रीन पिगमेंट या सिर्फ क्लोरोफिल के पास ही कैपेसिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए? क्या ऐसा है कि बाकी जो प्लांट्स हम देखते हैं, कुछ पर्पल कलर के देखते हैं, कुछ आपने ब्लू कलर का रोज देखा होगा ना, ब्लूइश कलर का होता है, रेड कलर का होता है, या उसकी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, या आपने कुछ लीव्स देखी होंगी कलरफुल होती हैं, पर्पल पिंक मिक्स होती है ना, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो क्या ऐसा होता होगा कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्या उन लीव्स का क्या होता होगा जो कि कुछ पर्पल कलर की, पर्पल पिंक मिक्स होते हैं, या कुछ ब्लूइश कलर उनमें देखने को मिलता है, तो उन लीव्स का क्या होता है? तो उसमें क्या होता है ना, हमने आज तक यही पढ़ा है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हालांकि होता यही है कि ग्रीन प्लांट्स के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की। मींस कि अगर आप एक ग्रीन प्लांट को रख रहे हैं और एक ब्लूइश लीफ को आप रख रहे हैं, तो उन दोनों में जब आप फोटोसिंथेसिस की रेट देखोगे तो हाईएस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा ग्रीन पिगमेंट में या क्लोरोफिल कंटेनिंग लीफ में। लेकिन कुछ जो पिंकिश पर्पल वाला होगा वो भी अपना न्यूट्रिशन ले रहा होगा और इसी प्रोसेस से ले रहा होगा, क्योंकि उसके पिगमेंट के पास भी कैपेसिटी है कि वो सनलाइट को ट्रैप करे। ठीक है। नॉर्मली क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है कि वो एक पिगमेंट है और वो ग्रीन कलर दे रहा है किसको, लीव्स को। ठीक है। और साथ ही साथ जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप कर देगा, और जैसे ही सनलाइट ट्रैप हो जाएगी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही अदर पिगमेंट भी क्या करते हैं, रखते हैं, लेकिन कम अमाउंट। ठीक है। ग्रीन के पास हाईएस्ट रेट होता है फोटोसिंथेसिस का, और ऐसे पिंकिश ब्लूइश जो भी हम पढ़ते हैं उनमें इससे कम होता है, ग्रीन से कम होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, ये शायद कम पूछा जाएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी लाइट की प्रेजेंस में होता है, कौन से कलर की प्रेजेंस में होता है। तो ग्रीन आपने बोल दिया, ठीक हो गया, लेकिन कौन सी लाइट की प्रेजेंस में होता है? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो रेड लाइट की प्रेजेंस में होता है। कभी कभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो उस टाइम पे हम लोग यही गलती करते हैं कि हम ग्रीन लाइट वहाँ पे लिखते हैं। ग्रीन तो पिगमेंट है, ग्रीन लाइट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर दे रहा है लीव्स को, और रेड है लाइट। नॉर्मली रेड लाइट प्रेजेंस होती है हमारे एनवायरनमेंट में मॉर्निंग टाइम के आसपास, जहाँ पे को फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट होता है। मींस कि अगर एनवायरनमेंट में रेड लाइट प्रेजेंट है तो हाईएस्ट रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, ग्रीन लाइट है तो थोड़ा कम। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग टाइप की लाइट्स एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। तो रेड लाइट की प्रेजेंस में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। आप 10th में, 12th में या कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है स्टेप्स, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। यही तो होता है ना, सबसे पहला काम यही तो है। क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, क्लोरोफिल जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा किसको, सनलाइट को, या वो ट्रैप करेगा
सनलाइट को। दूसरा आता है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है हम पहले पढ़ चुके हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इसके लिए भी आपको मैं अभी कुछ बताऊंगी। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन इनटू ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है या रिडक्शन होता है, किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले पता चला था, या फोटो कि प्लांट्स के पास ये स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं अपने खाने के लिए, या प्लांट्स के पास ये कैपेसिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ सालों तक यही माना गया कि जो ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आती है ना, जो ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जो ये प्रोसेस होती है वो लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये माना जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, ऑक्सीजन दे देगा और हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन फर्दर जब स्टडीज हुई, जब आगे स्टडीज होते रही तो फिर ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और वो ऑक्सीजन देता है, जो कि हमने अपने सेकंड स्टेप में पढ़ा, वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में टूटेगा, ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ CO2। अब जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप दोनों ही पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन, अगर मैं सिंपल अलग अलग तरीके से, या 2-3 डेफिनेशन आप 2-3 टाइप का ऑक्सीडेशन आप पढ़ेंगे या रिडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यूज हुआ है। नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा किसी कंपाउंड में या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो आप उसे ऑक्सीडेशन बोल देंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन तो आपने अभी पढ़ना ही नहीं है, आपने पढ़ना है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, यहाँ पे आपको बताया गया कि रिडक्शन होगा। तो ये कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, उसके बाद ये क्या बनाता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। यही तो हुआ है ना इस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये कहाँ से आएगा, इधर ये कार्बन इसी से तो आ रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ ऐड होके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 3 स्टेप्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन इनटू ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले सनलाइट का होना जरूरी है, दूसरा क्लोरोफिल का होना जरूरी है, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वन तो ही फोटोसिंथेसिस होने वाला है। अगर इनमें से एक भी चीज मिल गई तो कोई भी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए सनलाइट, उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल, फिर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे कि अपना प्रोडक्ट बना पाए, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक सेल में। अब फोटोसिंथेटिक सेल्स या उन सेल्स को क्या कह दिया जाता है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स। और ये मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहती है, कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, लीव्स में, है ना, लीव्स में। या जब हम सेक्शन कट करते हैं ना एक लीव का तो एपिडर्मिस लेयर दिखती है, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहती है। अगर एपिडर्मिस लेयर की अगर हम बात करेंगे तो बिलो द अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के नीचे ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है, बिलो द अपर
डेफनेस, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम देखेंगे, या लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। और इस क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्यों कहा जाता है, जितनी भी रिएक्शंस होती है वो इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हमने लिया किसका, न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट जो कि ऑर्डर, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स जब मिल जाएंगे तो स्टार्च का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि ग्रीन प्लांट ही हो या ग्रीन ही लीफ हो, तो थोड़ा अलग पिगमेंटेशन वाले जो प्लांट होते हैं जैसे कैरेट वगैरह, ये भी कैरोटीन नाम का पिगमेंट इनके पास होता है, तो ये भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और रेड लाइट की प्रेजेंस में, ग्रीन कलर और रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। फिर इसके बाद स्टेप्स हमने पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले क्लोरोफिल के का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर सनलाइट यूज होगी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन देगा, और रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी हैं, कंडीशंस नेसेसरी है सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या रिएक्शन सेंटर ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, और कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल्स की मीजोफिल सेल में या फोटोसिंथेटिक सेल्स में, ठीक है। नाउ इट्स ओवर। में हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ेंगे।